Welcome, dear students. In today's lecture, we will talk about the Sommerfeld quantum free electron theory of metals. And this was proposed by him in 1928. What is the origin of Sommerfeld theory? It is the drawbacks of the classical free electron theory, which was proposed by Drude and Lorentz. तो इसमें आप कुछ assumptions देखेंगे which will be very much the same as proposed by Drude and Lorentz. दो तीन मोटे मोटे differences मैं आपको बताऊं. एक तो इसमें क्वांटम थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं, जबकि ड्रूड लॉरेंस थ्योरी में क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं. एक और चीज कि ड्रूड लॉरेंस थ्योरी के टाइम पे सिर्फ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स थी, तो इलेक्ट्रॉन्स पे वही अप्लाई की गई. लेकिन 1926 में Fermi Dirac had given the Fermi Dirac statistics which is applicable to electrons because electrons are fermions. तो इसमें ड्रूड लॉरेंस थ्योरी में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की गई थी, लेकिन समरफील्ड क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की गई है. और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी यूज किया गया है. तो ये मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं. सो फर्स्ट वी शैल स्टार्ट विद द assumptions of the theory, then we shall solve Schrodinger's equation. We will get the values of energy levels, we will get the wave functions, that is the Eigen States, and we shall complete our today's lecture with the Fermi level and Fermi energy. कि Fermi level क्या होती है और उसकी energy क्या होती है. So let us start with the assumptions. Number one assumption is the same as in Drude Lorentz theory कि एक मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं. मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली उस मेटल में जो एटम्स होते हैं, जिन एटम्स से मेटल बना है, उन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं मेटल में. नंबर टू, अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अब फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है मेटल में, तो इट फाइंड्स इटसेल्फ इन टू फील्ड्स. एक तो जो सारे के सारे आयॉन्स हैं उन सब का मिला के जो फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस फील्ड के में भी होता है, एंड नंबर टू जो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके फील्ड में भी ये इलेक्ट्रॉन खुद को पाता है. Electrons do not interact with each other. ये एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ रिपल करते हैं, रिपल्सिव इंटरेक्शन है, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है. लेकिन इसके अलावा जो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद आयन कोर्स है उसको भी नेग्लेक्ट किया गया है. बेसिकली इसमें ये अज्यूम किया गया है कि मेटल में जो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूटिंग आयॉन्स हैं वो मिलजुल के एक कांस्टेंट पोटेंशियल बनाते हैं which remains constant throughout the lattice, and to be precise उस पोटेंशियल को 0 वैल्यू दिया जाता है. तो the energy of an electron at rest inside the metal, तो if we make metal like this, अगर हम उसके लिए एक पोटेंशियल डायग्राम बनाना चाहें, तो this is outside metal, this is again outside metal. तो supposing the metal starts from here up to here, तो outside metal जो है इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता because there is large potential, infinite potential, so electron cannot get out. So electron can move inside the metal easily, और वहां पे जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू 0 रखा गया. तो let us talk about an electron which is inside the metal but at rest. So obviously electron cannot be at rest. The total energy whether inside the metal will be K plus U
whether outside metal will be K plus U. तो बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसको जीरो रखा गया है यहाँ पे, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी जीरो. सो हम दोनों जगह के जीरो रखते हैं. सो वी नेग्लेक्ट दिस बिकॉज हम एक इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करना चाहते हैं इनसाइड द मेटल and just outside the metal at the surface, for example. तो inside the metal अगर हम ये एनर्जी देखना चाहें then it is wholly and solely potential energy. तो इसको हम इसका चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे into potential. Now this will become zero. So the total energy जो कि हमने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रखी थी वो हमें जीरो मिलती है inside the metal. What about outside? Outside the potential is very large, so consequently the potential energy E into V, since this V tends to infinity, so that means the energy of the electron outside tends also to infinity. So that is what we mean by saying कि एक इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे है इनसाइड यहाँ पे उसकी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉन आउटसाइड जो कि रेस्ट पे है. सो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इनसाइड द मेटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट एट द सरफेस. ये हम आगे जाके देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हमें क्वांटाइजर मिलती है. इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल अंडर कांस्टेंट पोटेंशियल. तो इस पे भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो भी आयन्स हैं वो मिलजुल के एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल बनाते हैं इन द क्रिस्टल लैटिस इन द मेटल. और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे कैन मूव फ्रीली विद इन द मेटल बट दे रिमेन कन्फाइंड टू द बाउंड्रीज ऑफ मेटल. दे कैन नॉट लीव द मेटल. इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन गैस ओबेज फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स बिकॉज 1928 में ये थ्योरी प्रपोज की गई और 1926 में फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स वाज गिवन. सो समरफील्ड क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की जाती है टू द इलेक्ट्रॉन गैस. और उसके बाद जब हमें एनर्जी वैल्यूज मिलते हैं, एनर्जी लेवल्स मिलते हैं ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल व्हिच सेज कि एक पर्टिकुलर क्वांटम एनर्जी स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई अपनी जगह कर सकता है. तो these are the assumptions of Sommerfeld's quantum free electron theory. So we shall start with two questions. We have to solve two questions. Number one, अगर हम एक लीनियर वन डायमेंशनल सॉलिड लें, उसका हम पोटेंशियल डायग्राम बनाएं, तो the solid ranges from this point. अगर हम इसको origin माने, so x is equal to 0 up to this point. So here x is equal to L. So it's a one-dimensional, it's a linear solid of length L. The length of the solid is L. For our simplicity, we will start with the one-dimensional, then we will extend it to the real three-dimensional crystal. So within the solid, the potential is 0, as you can see. And just outside solid, the potential is infinite. So electron cannot go in those places. So electron cannot exist outside. So we can say the wave function is 0 outside the metal. Electron is very much free to move from x is equal to 0 to x is equal to L, but it cannot escape the metal. So we have to give answers to two questions. Question number one, what are the possible energy states for an electron which is free to move within the metal?
तो इसका जवाब हमें मिलेगा जब हम इस पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए श्रोडिंगर्स इक्वेशन सॉल्व करेंगे. सो दैट विल गिव अस द एनर्जी लेवल्स एंड द wave functions, energy eigen states. And the second question is कि अब हमें इस मेटल के लिए, इस सिस्टम के लिए जो भी एनर्जी लेवल्स हैं वो मिली. तो अब उन एनर्जी लेवल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें. बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इन जनरल एक मेटल में there are 10 raised to power 28 electrons per cubic meter. So there is large number of free electrons available to a metal. तो इतने सारे large number of free electrons को हम इन energy levels में distribute कैसे करें. तो that question is answered by Fermi distribution law with the help of Pauli's exclusion principle. So first we shall construct Schrodinger's equation for this metal and then we will solve it. Schrodinger's time independent equation is we apply Hamiltonian on the wave function. So it applies on the wave function and it returns us the wave function with a number. मल्टीप्लिकेशन में हमें एक नंबर मिलता है जिसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं. दिस वैल्यू जो हमें वेव फंक्शन के प्रोडक्ट में मिलता है वी कॉल दैट आइगन वैल्यू. सो दिस इज द अलाउड वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बी इन दिस स्टेट, टू बी इन दिस स्टेट. Psi, the wave function denotes eigen state. Eigen state is the physical state जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है. तो उस इलेक्ट्रॉन स्टेट, उस स्टेट में रह के उसके पास एनर्जी कितनी होगी, तो दैट इज गिवन बाय दिस आइगन वैल्यू. सो दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन. तो हमें देखना है कि हैमिल्टोनियन जो है वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन का या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का क्या है. Now Hamiltonian will be since it gives us the total energy, so it will be the sum of kinetic energy operator and potential energy operator. By the way, जिम्नन यहाँ पे अर्ज करूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम किसी के ऊपर ये हैट लगा दें, this cap or hat, तो in mechanics it denotes unit vector, but in quantum mechanics it denotes operator. So the Hamiltonian operator will be sum of the kinetic energy operator T and potential energy operator V. But since the potential energy is 0, so that Hamiltonian operator is only kinetic energy operator. And kinetic energy operator will be equal to momentum operator का square divided by 2m. And this is the expression for momentum operator. This is our momentum operator minus IH bar d by dx. This is the expression for momentum operator. तो इसका हमने स्क्वायर करना है. माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, बट I का स्क्वायर आएगा माइनस, तो देन h बार स्क्वायर एंड देन d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, और आगे मल्टीप्लिकेशन में इसका था 1/2m, so that is here. So this is the Hamiltonian operator minus h bar square by 2m d square x by dx square. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे. तो we will get minus h bar square by 2m, हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जगह हम ये लिखेंगे minus h bar square by 2m d square psi by dx square is equal to e psi. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हम सिर्फ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ psi रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. सो d square psi by dx square is equal to, जो कुछ है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो we will get minus 2m e by h bar square
into psi. So this is what we will get. फिर हम क्या करेंगे कि ये जो राइट हैंड साइड पे सब कुछ है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ऑब्वियसली इसका जो साइन है वो माइनस था वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे हमें खाली 0 मिलेगा. सो दैट इज द सेकंड स्टेप. ओके, तो इस इक्वेशन में जो साई के आगे ये ब्रैकेटेड टर्म मल्टीप्लाई है, वी विल पुट दिस इक्वल टू अ कांस्टेंट के का स्क्वायर. इससे हमें इसको सॉल्व करने में आसानी होगी. सो दैट मीन्स वी आर पुटिंग के, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें देन वी विल गेट 2me by h bar and under root. So we are putting k equal to this. तो k का जो स्क्वायर है that will give us this factor, जो कि psi के जो psi का कोएफिशिएंट है यहाँ पे. So we will get equation number 2. तो यहाँ पे हमने k रखा है बराबर अंडर रूट 2me by h bar स्क्वायर. सॉरी, यहाँ पे h bar स्क्वायर भी है. Now we have to solve our equation number 2. तो चूंकि हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ा रहे, तो I will directly write it to solution. It is solution is a sin kx plus b cos kx. A and b are some constants जिनके वैल्यूज हमने निकालने हैं. तो ये वैल्यूज हमें इजीली मिल जाएंगे. दो चीजें हमने करनी है. एक तो हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे. बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने का मतलब है कि psi विल बी हैविंग वैल्यू हियर. psi विल नॉट बी 0 इनसाइड द मेटल बिकॉज psi का कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा. ये एनर्जी स्टेट्स तो एग्जिस्ट करती होंगी, बट आउटसाइड द मेटल on left hand side it will be 0, and also on right hand side it will be 0. So within the metal psi will have some value, but outside it will cease, it will become 0. तो बाउंड्री कंडीशन ये है कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये सारा का सारा x is equal to 0 और ये पॉइंट x is equal to L, ये बाउंड्री है. It is common to both inside the metal, outside the metal. इसी तरह point L, it is common to both inside the metal, outside the metal. Since ये boundary है और यहाँ पे ये दोनों regions मिलते हैं, तो because of the property of wave function that it is continuous, so अगर psi 0 है in this region, तो it should be also 0 at this point, x is equal to 0. Similarly, अगर इस region में beyond x is equal to L, that is for x greater than L, psi is 0, then it should be also 0 at x is equal to L. Similarly, on the left hand side, in the region x less than 0, if the wave function is 0, it should be very much 0 at this boundary also. तो इनको हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना. तो पहले हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे दैट एट x इज इक्वल टू 0 psi शुड बी 0. अच्छा, जो हमें इस इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन मिलेगा फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं. ऑर्बिटल इज अ सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन फॉर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. Okay, so let us apply boundary condition that when x is 0, psi is 0. तो जरा इक्वेशन नंबर 4 में अप्लाई करें. psi जो है उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 is equal to a sin of k into x की जगह भी 0 plus b cos of k into 0. Now sin के अंदर k into 0 that is 0 and sin of 0 is 0, तो ये टर्म फिनिश हो जाती है. So we will get 0 is equal to b और cos k into 0, cos of 0 and cos of 0 is 1. So we get only 1 here. So
we will get only b. So हमें b 0 मिला. So using first boundary condition we are getting b equal to 0. तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म रहेगी ही नहीं, बिकॉज द कोएफिशिएंट b इक्वल 0. तो हमें वेव फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी सिंपली a into sine of kx. So this is the expression for wave function. So we are left with equation number 5. अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे कि at x is equal to L here, चूंकि beyond x is equal to L, that is in this region, x greater than L, the wave function cannot exist, it is 0. So it should be 0 at this very much point, at x is equal to L also. So at x is equal to L, यानी इक्वेशन नंबर 5 में हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे L, तो उस वक्त भी psi का वैल्यू 0 ही मिलना चाहिए. So let us do. So we will write 0 is equal to a into sine of k into L is 0. Now since a cannot be 0, तब तो वेव फंक्शन ही सारी की सारी 0 बनेगी. So that means sine of KL should be 0. तो अब हमें देखना है कि साइन का आर्गुमेंट जो है एंगल, साइन का एंगल क्या हो कि साइन ऑफ द एंगल 0 हो. तो हमें पता चलता है कि द एंगल विच इज KL, it should be integral multiple of pi. It should be integral multiple of pi. Then we get sine of the angle 0. तो यहां से हमें k के लिए एक्सप्रेशन क्या मिलती है? We get k equals n pi by l. तो हमें k के लिए ये वैल्यू मिलता है. We get k equals n pi by l. This is equation number 6. लेकिन अगर आप इक्वेशन नंबर 3 पे ध्यान दें, वहां हमने k रखा था बराबर, we had put k equal to under root 2me by h bar square. This is our equation number 3. So we will equate equation number 3 and equation number 6 because both have k in the left hand side. So we will equate right hand side of equation 3 with right hand side of equation number 6. So let us do that. अब एक साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड का पावर 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड का पावर 1/2 है, यानी स्क्वायर है. तो we will square on both sides. So we will square here and we will square on the right hand side as well. So right hand side में square and the root will go, but left hand side में squaring होगी. So we will get n square pi square by l square equals 2m E by h bar square. अच्छा, यहाँ पे E है, इसके साथ हम एक सबस्क्रिप्ट n भी लगाएंगे because now this depends on this integer n, which we call as the quantum number. Quantum number. इसको हम quantum number इसलिए कहते हैं because it arises because of applying Schrodinger's equation यानी quantum theory. तो यहां से हम एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे. वी विल गेट n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर बाय 2m l स्क्वायर. और अगर आप इसमें h बार का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो यू विल गेट n स्क्वायर पाई स्क्वायर, यू विल गेट h स्क्वायर by 4 pi square because
our h bar, the reduced Planck's constant is h by 2 pi. तो इसका हम स्क्वायर यूज करेंगे, तो न्यूमरेटर में h का स्क्वायर मिलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में इनका स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और क्या है डिनोमिनेटर में 2ml स्क्वायर. So we will get n square, pi square and pi square will go, you will get h square by 8ml square. So you can see there is n can have value 1, 2, 3. So consequently the energy eigenvalues are quantized. So this is the expression which we get for the energy for electrons in the metal. So equation number 7 gives us the expression for energy of electrons in a metal, and obviously the energy of free electron is quantized, because you will get discrete values of energy when you will substitute n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and so on. तो अगर हम मिनिमम एनर्जी देखना चाहें एक इलेक्ट्रॉन का, तो वी हैव टू पुट द मिनिमम वैल्यू टू n विच इज 1. तो जब हम इक्वेशन नंबर 7 में n को पुट करेंगे 1, तो we will get h square by 8ml square. Now this is called the ground state energy. This is the minimum energy a free electron can have in a metal. तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 7 में सब्स्टिट्यूट करें, तो वी गेट n स्क्वायर टाइम्स E1, बिकॉज h स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर, तो हमें इक्वेशन 8 से क्या मिला, E1. सो वी कैन राइट En इज इक्वल टू n स्क्वायर E1. तो दैट मीन्स अगर हम इनका रेशियो निकालना चाहें, E1 इज टू, अगर हम E2 is to E3 is to and so on, अगर हम इनके रेशियो निकालना चाहें, तो obviously we will get E1 is to, जब हम दूसरी एनर्जी लेवल का देखना चाहें, तो n is equal to 2, we will get 4 times E1. अगर हम तीसरी एनर्जी लेवल का देखना चाहें, n is equal to 3, we will get 9 E1 and so on. Since E1 is common, we will divide, so we will get 1 is to 4 is to 9 is to and so on. So this will be the ratio of the energy levels. 1 is to 4 is to 9 and so on. So this will be the ratio of energy levels. अच्छा, इसी के साथ अब हम देखेंगे कि वेव फंक्शन हमें क्या मिलेगी. We had got wave function psi is equal to a into sine of kx. Now यहाँ पे हम psi के साथ n यूज करेंगे. This is the orbital or this is the wave function in the nth state. So this will be a sine of, हमें k का वैल्यू क्या मिला था, n pi by l और अपना x. So this is the wave function for a free electron. So this is the wave function. So we are done with the first part कि हमने बाउंड्री कंडीशन उसको अप्लाई किए, लेकिन अब हमें इस जो कोएफिशिएंट यहाँ पे है, अभी इट इज अनडिटरमाइंड, इसका वैल्यू अब हमें नहीं पता है, तो इसका वैल्यू हमने निकालना है. एंड इसका वैल्यू हम निकालेंगे यूजिंग अ टेक्निक व्हाट वी कॉल द नॉर्मलाइजेशन. यानी हम इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे. नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं? Since this wave function is used to determine the probability of finding a quantum particle, और यहाँ पे हमारा quantum particle electron है, तो हमें देखना है कि इसकी probability कितनी है. The probability is given by an integral. This is our wave function.
तो अगर हमें probability देखनी है of finding the electron anywhere, तो we have to do this integral. We have to take complex conjugate of this wave function into psi n. We have to integrate it over the distance x. और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें ओवर द होल मेटल, सो दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द होल मेटल, एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मेटल में कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली होगा, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट. नाउ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन. तो वी विल यूज, तो इसमें हम वेव फंक्शन इक्वेशन नंबर 9 से यूज करेंगे, चूंकि इसमें कहीं पे आयोटा है ही नहीं, सो जो वैल्यू साइन एन का होगा वही इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का भी होगा. सो वी आर सिंपली गेटिंग स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन. तो a is a constant, a is here, so it will become a square and it will get out of the integrand. So we are left with the integration of sine square. Now it is the square power of sine. तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए we will use a trigonometric identity that sine square theta can be written equal to 1 minus cos of 2 theta divided by 2. तो इससे क्या होगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो का पावर 2 था, तो राइट हैंड साइड पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो का पावर 1 है. तो इससे हमारी जो इंटीग्रेशन है वो इजी हो जाएगी. फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ थीटा की जगह n पाई बाई एल एक्स है, दैट इज द डिफरेंस. तो यहाँ पर भी हमें कॉस के अंदर ट्वाइस n pi by l into x मिलेगा. So our next setup will be this, that हम sin square को लिखेंगे in terms of cos. तो इसके हम दो हिस्से करेंगे, a square divided by 2, ये तो दोनों के साथ होगा. तो this is what we got. तो इस इंटीग्रल के हम दो हिस्से करेंगे. एक तो हमें मिलेगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे है 1 और इसके मल्टीपल होगा dx. तो एक तो हमें वो मिलेगा. देन द नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस a स्क्वायर बाय 2 एंड वी विल गेट cos फंक्शन dx. सो दिस इज जो हमें नेक्स्ट सेटअप में मिलेगा. अच्छा, मैं आपको यहां पे बता दूं कि दिस इंटीग्रल विल बी 0 बिकॉज दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos ओवर अ कंप्लीट साइकिल. दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन. तो यहाँ पे dx भी है, dx. तो जो दूसरा इंटीग्रल है, इट सेज कि कोसाइन फंक्शन को इंटीग्रेट करो ओवर अ कंप्लीट साइकिल. तो जब हम एक कोसाइन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो हमें इस रीजन में पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे और दिस इज द एंड 2 पाई. तो इस रीजन में भी हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन इस रीजन में एग्जैक्टली उतने नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे जो इसको कैंसिल कर देंगे, और इस रीजन में एग्जैक्टली उतने नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे जो इसको कैंसिल कर देंगे. सो द सम ओवर whole complete cycle for a cosine function will be 0. So that means this second integral finishes. So we are only left with the first integral. So इसकी इंटीग्रेशन क्या है? This d and integral will go. तो we are left with x and x के साथ limits हैं. Upper limit is L and the lower limit is 0. So in the next setup we will apply limits. So
जब हम इसको लिमिट से अप्लाई करेंगे वी विल गेट L माइनस 0 विच इज L। तो यहां से हमें a स्क्वायर मिलता है 2/L। नाउ वी विल अप्लाई square root on both sides because we have to get the value of a। तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर एंड रूट विल गो, तो we will get a is equal to 2/L। so using normalization हमें कोएफिशिएंट का वैल्यू मिला। so the normalized wave function is under root 2/L sine n pi by L into x। now let us draw this function with respect to x। so this is how we get graph। this is n is equal to 1, this is for n is equal to 2, this is for n is equal to 3 and so on। तो जो इस डायग्राम में डैशड आप देख रहे हैं दे आर एनर्जी लेवल्स डैशड के दिस इज 1 टाइम्स E1, दिस इज 4 टाइम्स E1, दिस इज 9 टाइम्स E1 एंड सो ऑन। और जो इसमें आप सॉलिड कर्व देख रहे हैं सॉलिड कर्व दे आर द वेव फंक्शंस। नाउ अब हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज भी देख लिए, एनर्जी आइगन फंक्शंस भी देख लिए। तो अब हमारे पास n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वक्त मैं कैपिटल N से टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिनोट कर रहा हूं। इट इज नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तब हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। n मीन्स दिस कैपिटल N, इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सॉलिड। तो इसको हमने अब अकोमोडेट करना है इन्हीं एनर्जी लेवल्स पे। तो यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल देयर क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल, यानी एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो दिस अप्लाइज टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या सॉलिड हो। तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4 एंड सो ऑन। तो हर एक एनर्जी लेवल में दो ही एनर्जी स्टेट्स पॉसिबल हैं, वन फॉर इलेक्ट्रॉन विद स्पिन अप एंड अनदर विद स्पिन डाउन। दोनों की एनर्जी बराबर है, लेकिन यानी कि दोनों का क्वांटम नंबर तो बराबर है, बोथ हैव गॉट सेम एनर्जी, लेकिन उनके क्वांटम नंबर्स, इसका जो क्वांटम नंबर आएगा स्पिन क्वांटम नंबर दैट विल बी +1/2 और इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है दैट विल बी -1/2। सो दैट मीन्स हर कोई एनर्जी लेवल जो है वो डबली डिजेनरेट है। देयर आर ओनली 2 एनर्जी स्टेट्स पॉसिबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच एनर्जी लेवल। इसी तरह जो दूसरी एनर्जी लेवल है वहां पर भी दो ही स्टेट्स होंगे, वन फॉर स्पिन अप, वन फॉर स्पिन डाउन एंड सो ऑन। सो एक लीनियर सॉलिड में हमारे पास दो ही क्वांटम नंबर्स हैं, एक तो है क्वांटम नंबर L और दूसरा है ms। m तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन, और जो दूसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर +-1/2 अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन ओरिएंटेशन। तो एक एनर्जी लेवल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स accommodate हो सकते हैं। So that means if supposing we take n even, so if n is the total number of electrons, total number of free electrons, so that means we need half of n energy levels। so this should be the number of energy levels needed, क्योंकि हर एनर्जी लेवल में दो दो इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट हो सकते हैं। सो वी नीड हाफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स। द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स रिक्वायर्ड इक्वल्स half of the total number of free electrons। So for
each energy value, there correspond only two orbitals, two energy states, one with spin up, another with spin down. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजेनरेसी आता है, डिजेनरेसी मीन्स के व्हाट इज द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल एनर्जी लेवल. तो यहाँ पे डिजेनरेसी 2 है. देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्मी एनर्जी एंड फर्मी लेवल. तो हर कोई एनर्जी लेवल जो है वो एट मोस्ट दो इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट कर सकती है. तो एब्सोल्यूट जीरो पे व्हेन द टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन, तो उस वक्त हमने देखना है देयर विल बी मेनी एनर्जी लेवल्स लाइक दिस. तो हमने देखना है कि टॉप फील्ड एनर्जी लेवल कौन सी है. हर एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो सपोजिंग दिस एनर्जी लेवल इज द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल. लेकिन ये कंडीशन हमने देखनी है एट 0 केल्विन. एट 0 केल्विन हमने देखना है कि विच लेवल इज द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल, एंड दैट लेवल इज कॉल्ड फर्मी लेवल. सो एट एब्सोल्यूट 0, जिस लेवल से नीचे सभी के सभी फील्ड होंगे और जिस लेवल के ऊपर सभी के सभी एम्प्टी होंगे, that energy level is called Fermi energy level. तो उस लेवल की जो एनर्जी होगी, एनर्जी का वैल्यू होगा, that is called Fermi energy. और उसको हम EF से डिनोट करते हैं. अच्छा, हमारे पास एनर्जी के लिए EN, एनर्जी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन थी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, राइट. तो अगर हम यहां से फर्मी एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहें, सो वी विल राइट EF, देन दिस n शुड बी इक्वल टू, उसको हम NF कहेंगे, दिस विल बी द नंबर ऑफ फर्मी लेवल, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स. So that's it. So नंबर जो है उसकी जगह हमने n/2 लिखा है. बाकी पाई का भी स्क्वायर है, l का भी स्क्वायर है, h बार का भी स्क्वायर है, डिवीजन में 2m है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी लेवल.